हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। जो COP 27 है, इस ये आपके सिलेबस में है। तो COP 27 की बात करें तो इसमें 197 देश शामिल हुए। 197 देश शामिल हुए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये किस पे बैठक होती है? जलवायु परिवर्तन पर बैठक होती है। किसके अंतर्गत होती है? ये होती है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की जो बैठक होती है जलवायु परिवर्तन पर, उसी को कहते हैं COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये वार्षिक बैठक होती है। जो COP 27 है वो 7 से 18 नवंबर 2022 को कहाँ हुई थी? मिस्र के शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ जो उससे क्षति हुई है ग्लोबल वार्मिंग से, उसके समाधान को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा अगर हम बात करें UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अनुकूलन रिपोर्ट 2022 की बात करें, यानी कि एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022। एक क्वेश्चन घुमा के बन सकता है, एडेप्शन गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार अनुकूलन योजनाएं वित्त पोषण और कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे वैश्विक प्रयास दुनिया भर में कमजोर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बढ़ते जोखिमों के अनुकूलन हेतु सक्षमता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या है अनुकूलन, वित्त पोषण, कार्यान्वयन? आगे समझेंगे आप। यदि कार्बन उत्सर्जन की दर इसी तरह से निरंतर रूप से बढ़ती रही तो इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। जबकि लक्ष्य क्या था पेरिस समझौते में? 1.5 डिग्री तक लाना और मैक्सिमम 2 रखना और 1.5 डिग्री तक मतलब लेके आना। जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको 1.5 डिग्री तक लेके आना और मैक्सिमम भी अगर जाए तो 2 डिग्री तक रखना। लेकिन अगर वर्तमान दर से चलता रहा तो ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करें सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक देशों की बात करते हैं तो देशों में इंडिया तीसरे स्थान पर है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों में। पहले पर C से चाइना है, C से CO2 याद रखना। दूसरे पे US है, तीसरे पे इंडिया है देश में। और वैसे देखें तो EU मतलब यूरोपियन यूनियन है और इंडिया के बाद रसिया है, फिर जापान है। COP की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो पहली बैठक हुई थी वो 1995 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में हुई थी। COP 26 जो हुई थी इससे पहले वाली वो ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में हुई थी। COP 28 जो है वो दुबई व संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की संयुक्त अध्यक्षता में होगी। COP 28 अगले साल 2023। अब बात करें UNFCCC की यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन की बात कर लें। इंपॉर्टेंट है, इसी की तो COP होती है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक देना। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास 1992 जिसे क्या कहते हैं 1992 के सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, उसके दौरान अस्तित्व में आता है। और इसका सचिवालय जर्मनी के कहाँ पर है? बान में स्थित है। UNFCCC का मुख्यालय है जर्मनी के बान में स्थित है। स्थापना हुई थी 1992 रियो या पृथ्वी सम्मेलन के वक्त। 198 पक्षकार देश हैं। COP की बैठक वार्षिक होती है और इस बार जो COP 27 था इसमें 197 देश शामिल हुए थे। इसके अलावा बात करें तो COP में 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, ये भी UNFCCC, ये 2 बार C लिखा है, CCC के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात करते हैं COP 27 में क्या सहमति बनी किन किन मुद्दों पर। तो COP 27 में विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के द्वारा
निम्न कदम उठाने पर सहमति बनी। एक तो नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने की सहमति बनी। यानी कि जो देश कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उन्हें लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण यानी कि पैसे दिए जाएंगे। विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु एवं अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल ACMI शुरू की गई है। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव ACMI अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल शुरू की गई है। कार्बन क्रेडिट अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो पड़ा है, चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा समन महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन कार्यक्रम शुरू किया गया। समन क्या है, इससे ठीक आगे वीडियो में आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, अभी रहने दो। तो यह कार्यक्रम COP27 के तुरंत बाद शुरू होगा और 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 वैश्विक संवाद होंगे। अभी बता रहे समन कार्यक्रम। COP27 में अगली सहमति बनती है पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए पहले वैश्विक स्टॉकटेक की दूसरी तकनीकी वार्ता की। अगले साल 2023 में यानी कि COP28 में स्टॉकटेक के समापन से पहले, ठीक है। और वर्ष 2023 में UN महासचिव जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। किस पे आधारित होगा? वैश्विक स्टॉक टेक पर आधारित होगा। इसके अलावा वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन यानी जिसके तहत पहली बार एक त्वरित ऊर्जा संक्रमण सुरक्षित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक सभी तकनीक को प्रौद्योगिकी को एक साथ जिसके लाया जा सके और अक्षय ऊर्जा को सतत और आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में स्थापित किया जा सके, इसलिए वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन का गठन करने का प्लान बनाया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा के तहत वर्ष 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करना भी एक लक्ष्य रखा गया है। और जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधानों दोनों के रूप में इम्पोर्टेंट है जल के महत्व को प्रतिबिंबित करते हुए, यानी कि जल के महत्व की चर्चा की गई है। जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्रवाई अवेयर वाटर से याद रखना कार्यक्रम शुरू किया गया। अवेयर कार्यक्रम किससे संबंधित है? जल के महत्व को समझते हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या और संभावित समाधानों के ऊपर जल का महत्व, यह है अवेयर कार्यक्रम। अब बात करें COP27 के कुछ अन्य परिणामों के बारे में, तो COP27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक नई पंचवर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुके हैं। इसके अलावा भावी संभावनाओं की बात करें तो इस वर्ष COP27 में भारत के नेतृत्व में कुछ देशों ने सभी जीवाश्म ईंधन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने यानी कि फेज आउट करने की प्रतिबद्धता को शामिल करने का आह्वान किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर वैश्विक स्तर पर आम सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा बता दें कि पिछले वर्ष ग्लासगो में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने, जिसको बोलते हैं फेज डाउन की प्रतिबद्धता पर सहमति बनी। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन ही है। इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन है यानी कि केवल कोयले को हटा दें तो उसको बोलते हैं फेज डाउन, और पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन को हटा दें उसको बोलते हैं फेज आउट। तो फेज आउट पर सहमति नहीं बनी थी, फेज डाउन पे तो ग्लासगो सम्मेलन में ही सहमति बन गई थी। अब बात करते हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास। तो 2015 के पेरिस में आयोजित COP21 में 2 तापमान लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नंबर 1, तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से नीचे रखना। इसके अलावा तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास करना। यानी कि
2 डिग्री के से नीचे रखना लक्ष्य है और 1.5 डिग्री तक लाना लक्ष्य है। ये COP21 यानी कि पेरिस सम्मेलन 2015 में घोषित किया गया था। जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए विगत वर्ष ग्लासगो में आयोजित COP26 में वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखने पर सहमति प्रकट की गई थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए COP27 में सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से यानी एक के बाद एक क्रमवार तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता का विचार भारत के द्वारा प्रस्तुत किया गया, हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया गया। अब बात करें जलवायु वित्त की, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन प्रदान करने की विकसित देशों ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि 2020 तक हम हर वर्ष $100 बिलियन देंगे, लेकिन इस प्रतिबद्धता को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। COP27 में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि जलवायु वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य स्थापित करने पर विचार विमर्श किया गया है, मानिए था क्या। अब बात करें COP27 के लक्ष्य और विजन के। अब आ जाइए शमन अनुकूलन, जो आपके डाउट आ रहे थे, मैंने कहा था आगे आपको पता चल जाएगा। तो शमन यानी कि मिटिगेशन की बात करें तो इसका अर्थ है वैश्विक तापमान को कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा से नीचे रखना। और यदि ऐसा नहीं कर पाए हम तो क्या होगा, अगर कार्बन उत्सर्जन की दर को नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी, जबकि पेरिस समझौते में हमने क्या कहा है कि मैक्सिमम 2 पहुंचे और कम करके हमें लाना तो 1.5 तक है। ठीक है। और एक बात और बता दें, 1990 से 2020 के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 14 गीगाटन की वृद्धि हुई है। अब बात करें अनुकूलन की यानी कि एडेप्शन की, तो जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ये कौन जारी करता है, तो जर्मन वाच जारी करता है। तो जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार मोजाम्बिक, दक्षिणी सूडान और भारत 2019 में चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित हुए देश थे। यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण जिसमें कई मौसमी घटनाएं हुई, उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश थे मोजाम्बिक, दक्षिणी सूडान और भारत। और भारत के अलावा अन्य देशों का CO2 में उत्सर्जन का योगदान नाम मात्र का था, यानी कि पॉल्यूशन फैलाया दूसरा, CO2 का उत्सर्जन किया दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया दूसरा, और भोग कौन रहा है, मोजाम्बिक, दक्षिणी सूडान जैसे देश। तो अब बात करें फाइनेंस की यानी वित्त की बात करें तो वर्ष 2009 में COP15 में विकसित राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से 2020 तक यानी कि 2009 में ये घोषणा करी थी कि 2020 तक हम प्रतिवर्ष $100 बिलियन की सहायता प्रदान करेंगे ताकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन प्रबंधन में सहायता मिल सके। जैसे हमने बताया कि भोग रहे दक्षिण सूडान और मोजाम्बिक जैसे देश और पॉल्यूशन फैला रहे ये विकासशील और विकसित देश, तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि हम ऐसे पैसे देंगे। पैसों से क्या होगा, जो विकासशील देश हैं या पिछड़े देश हैं उनमें जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल करने के लिए उन चीज़ों में इन्वेस्ट होगा जिनमें ये जलवायु परिवर्तन को रोक लगा सके, कार्बन इमिशन पर रोक लगा सके। अब पेरिस में COP21 के दौरान इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि 2009 से 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन देने की प्रतिबद्धता घोषित की थी विकसित देशों ने। अब इसे COP21 यानी कि पेरिस समझौते के दौरान 2025 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि अभी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है और 2018 में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए 78 बिलियन व 2019 में $80 बिलियन जुटाए गए, यानी कि लक्ष्य से $20 बिलियन दूर है। अब बात करें सहयोग की यानी कि कोलैबोरेशन की, तो वर्ष 2021 में नॉन OECD देशों में कोयले की खपत में 6.8% की वृद्धि देखी गई। भारत में भी यह वृद्धि देखी गई, जबकि भारत ने 2070 तक, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है जो भी नंबर हो, कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया है, तो 2070 तक। इसके साथ ही भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC के तहत वर्ष 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन समतुल्य उत्सर्जन में कटौती करने
यानी कि कार्बन के 1 बिलियन टन कार्बन के उत्सर्जन में कटौती करने और जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद की जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको 45% तक ले आना, यानी 100 अगर है तो उसको 45 तक ले आना, इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी सरकारों, नागरिक समाजों और निजी क्षेत्रों को मिलकर सहयोग प्राप्त करना भी लक्ष्य है। अब बात करें सम्मेलन में की गई घोषणाओं के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, सिर्फ सिंपल पूछते हैं। तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की घोषणा की गई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अगले 5 वर्षों के भीतर विश्व की प्रत्येक आबादी को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के द्वारा सुरक्षित किए जाने के उद्देश्य से 3.1 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की गई। सिर्फ याद रखो, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की घोषणा की गई है। इसके अलावा जलवायु जोखिमों के विरुद्ध ग्लोबल शील्ड को लॉन्च किया गया, यानी कि G7, सॉरी ये G70 लग गया है, G7 कर लीजिए यहां पर आप। यानी कि G7 और V20 यानी कि वल्नरेबल 20 सुबेद 20 ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क को लॉन्च किया है। G7 है। उद्देश्य क्या है? सुबेद देशों में रहने वाले यानी वल्नरेबल देशों में रहने वाले लोगों के लिए जलवायु संबंधी आपदा जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना। इसके अलावा बात करें फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप प्रोग्राम की, तो वर्ष 2030 तक वन हानि एवं भूमि क्षरण रोकथाम के लिए सरकारों, व्यवसायों व सामुदायिक नेताओं की कार्रवाई को एकजुट करने के लक्ष्य से फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके अलावा मैंग्रोव की सुरक्षा के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया है और इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंस अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन की भी घोषणा की गई। इंग्लिश में ये याद रखना, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंस अलायंस यानी कि IDRA, इडरा। इसके बाद बात करें बुनियादी ढांचा लचीलापन त्वरक कोष, ये काफ़ी खतरनाक हिंदी में नाम लग रहा है, इंग्लिश में याद रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस, ठीक है, एक्सीलरेटर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सीलरेटर फंड, ये 50 मिलियन डॉलर का फंड है। बुनियादी ढांचा लचीलापन त्वरक कोष यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सीलरेटर फंड। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। M से मीथेन, A से अलर्ट, R से रिस्पॉन्स, S से सिस्टम, यानी कि मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने व उस उत्सर्जन के निपटान के लिए मार्स की स्थापना की गई है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर आपका होता है COP से संबंधित, COP27 से संबंधित सभी प्रश्नों का निपटान। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आप, बस मुश्किल से 10 या 12 वीडियो और उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट। फिर आएगा आपके एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट, करंट से संबंधित जो टॉपिक हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ये सब आपके ग्लोबल वार्मिंग, सब उनसे संबंधित जो भी आपके पूछे जा सकते हैं वो सब, और बस उसके बाद आप एग्जाम देने जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।